हड़प्पा संस्कृति के और देखा जाए गुजरात का प्रभाव पाटन यानी कि सोमनाथ और रंगपुर में देखने को मिला है। यहाँ गिलिंग में जो आहार संस्कृति का एक स्थानीय केंद्र भी है, ईंटों की संरचनाएं मिली हैं। पकाई हुई ईंटें हरियाणा के भगवानपुरा में मिली हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के लाल किला के गैरिक मृदभांड स्थल पर चंद ईंटें मिली हैं। लाजमर्द मणि लुप्त हो चुकी थी। हड़प्पा संस्कृति की जलमल निकासी की तुलना बाद वाली रोमन सभ्यता से की जा सकती है। हड़प्पा के लोग व्यापारी वर्ग के थे, जिनका ओमान, ईरान, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से संपर्क था। साथियों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में हमें विभिन्न मत देखने को मिलते हैं। ऑरेल स्टीन एवं एन घोष कहते हैं कि जलवायु का परिवर्तन रहा। मार्शल मैके ऐसा राव बाढ़ के आने को इसका कारण बताते हैं। एम.आर. साहनी R.L. राइक्स भूतात्विक परिवर्तन को इसका कारण बनाते हैं। H.T. लैम्बिक माधव स्वरूप वत्स नदियों के मार्ग में परिवर्तन को इसका कारण बताते हैं। गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और पिगट बाह्य आक्रमण, जिसमें हम कह सकते हैं कि आर्य लोगों ने इन पर आक्रमण किया। K.U.R. कैनेडी ने महामारी को इनके पतन का कारण बताया है। W.F. अल्ब्राइट ने विदेशी व्यापार में गतिरोध को इनके पतन का कारण बताया है। फिलहाल हम कह सकते हैं हड़प्पा संस्कृति 1800 ईसा पूर्व के लगभग लुप्त हो गई। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में 7 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह 7 बार पुनर्निर्मित हुई। तो यह थी एक जानकारी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। साथियों, अब हम जानकारी लेते हैं वैदिक युग के बारे में। वैदिक युग के अंतर्गत सबसे पहले हम आर्यों के राजनीतिक संदर्भ के बारे में सबसे पहले जानकारी लेते हैं। साथियों, आर्य लोग अनेक वर्गों में विभाजित थे, जिनमें पंचजन प्रख्यात हैं। पंचजन यानी कि पहले अणु, दूसरे द्रव, तीसरे यदु, चौथे तुर्वस और 5वें पुरु। इनके अलावा भरत, त्रित्सु, किवी आदि अन्य गण थे। भारत आगमन पर आर्यों का दास दस्यु नाम के स्थानीय निवासियों से संघर्ष हुआ। प्राचीन ईरानी साहित्य में भी दासों का उल्लेख है और ऐसा लगता है कि वे प्रारंभिक आर्यों की एक शाखा थे। दस्यु मूल निवासी थे। वे लिंग तथा योनि की पूजा करते थे। साथियों, ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि भरत कुल के राजा देवोदास ने अनार्य नरेश संबर को हराया था। दस्युओं को पराजित करने वाले पुरु कबीले के त्रास दस्यु नामक मुखिया का नाम प्राप्त होता है, जो दासों से तो सहानुभूति रखता था पर दस्युओं का कट्टर दुश्मन था। ऋग्वेद में आर्यों के पारस्परिक युद्धों का भी उल्लेख है। पारस्परिक युद्धों में 10 राग युद्ध का वर्णन सर्व प्रमुख है, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध। 10 राग युद्ध का सर्व प्रमुख कारण विश्वामित्र वशिष्ठ विवाद था। इसके अंतर्गत भरतों तथा 10 राजाओं, जिनमें के 5 आर्य कबीले पंचजन और शेष 5 अनार्य कबीले के मध्य परशुणी, जिसे हम कह सकते हैं रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें भरत कबीले के सुदास यानी जो कि देवोदास का पुत्र था, उसकी विजय हुई। इसके फलस्वरूप पंजाब क्षेत्र में उसकी भारी प्रतिष्ठा हो गई। भरतों के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। सुदास ने शिवों, अलिनों, विष्णुओं, पक्थों के संघों को भी पराजित किया और बाद में हम देखते हैं कि भरतों तथा पुरुओं का मेल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कुरुओं का नया शासक कबीला अस्तित्व में आया। इन कुरुओं ने पांचालों के साथ मिलकर उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अनार्यों में 5 प्रमुख जातियों का हमें उल्लेख मिलता है। एक अजु, दूसरे यक्ष, तीसरे केकट, चौथे पिशाच और 5वें शिग्रो। अनार्य राजाओं में मेद प्रमुख था। इसे सुदास ने पराजित किया था। साथियों, ध्यान रखें, सुदास ने मेद राजा को पराजित किया था। इसके अलावा शंबर, धुनि, चूमरी आदि अन्य राजाओं जो कि अनार्य थे का उल्लेख मिला है, जिन्हें पराजित कर आर्यों ने इनके प्रदेश पर अधिकार कर लिया। साथियों, आर्यों तथा अनार्यों में मौलिक रूप से शारीरिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भेद थे। अनार्यों की चपटी नाक के कारण आर्य इन्हें अनासा और लिंग पूजक होने के कारण शिष्णदेव और भाषा देव के कारण मृगवाक कहते थे। अनार्यों के लिए अन्य शब्द भी प्राप्त होते हैं। देवपीयु, ध्यान रखें, यह शब्द है देवताओं को अपवित्र करने वाले। अयजौन यानी यज्ञ न करने वाले। अन्य व्रत, अन्य प्रकार की क्रियाएं करने वाले। अकर्मण यानी कि कर्महीन। अमानुष, संभवतः अप्राकृतिक कार्यों के कारण, जैसे कि ये लोग बलि दिया करते थे। राजनीतिक संदर्भ प्राप्त करने का हम इनके राजनीतिक संगठन की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभ में साथियों आर्य कबीलों में विभक्त थे। राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल या पितृ मूलक परिवार थी। कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामणी था।
कई ग्रामों को मिलाकर कबीला बनता था जिसे जन कहते थे। राजनीतिक रूप से संगठित जन या वेश राष्ट्र कहलाता था। जन के नेता को राजा कहते थे। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य यानी कि जन का रक्षक और पुराभिता यानी कि दुर्गों का भेदन करने वाला भी कहा गया है। ऐसा लगता है कि युद्ध के वातावरण में सेना और जाति का नेतृत्व करने के लिए राज संस्था का उदय हुआ। राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा पर जनता का अंकुश होता था। जनता आवश्यकता पड़ने पर राजा को पदच्युत कर सकती थी या पुनः निर्वाचित कर सकती थी। राज्यारोहण पर राज्याभिषेक की प्रथा थी। इसमें राजा को जनता की रक्षा की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। ऋग्वेद में राजा के सहायकों के रूप में कई पदाधिकारियों का उल्लेख है, जिनमें पुरोहित, जिसे हम कह सकते हैं राजमंत्री या पथ प्रदर्शक या दार्शनिक, दूसरा सेनानी, तीसरा ग्रामणी, हमने भी बताया था गांव के प्रमुख को ग्रामणी कहते थे, चौथा पुरप यानी कि दुर्गपति, पांचवां स्पर्श यानी कि गुप्तचर, छठवां दूत, सातवां बृहस्पति। ध्यान रखें ये बृहस्पति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। इनके अलावा सूत, कर्मार, रथकार यानी कि औद्योगिक वर्ग के प्रतिनिधि भी थे। इन्हें रत्नी कहते थे। अभिषेक के पूर्व राजा इनकी पूजा करता था। रत्नी पूजा लोक मत की प्रधानता की प्रतीक थी। राजा की सेवा के बदले जनता उसे उपहारों से समादृत करती थी। राजा किसी प्रकार का कर नहीं मांग सकता था। वह लूट के धन में एक अंश पाने का अधिकारी था। धार्मिक क्षेत्र में उसकी भूमिका नगण्य थी। प्रारंभ में 2 जन परिषदों, सभा और समिति ने राजतंत्र के विकास की गति को नियंत्रित रखा। साथियों, जिमर महोदय के अनुसार सभा ग्राम संस्था थी और समिति केंद्रीय संस्था। धीरे धीरे राजा की शक्ति में वृद्धि होने लगी। ऋग्वेद में विश्व भुवनस्य राजा तथा सम्राट का भी उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजकीय प्रभाव में वृद्धि के फलस्वरूप जन परिषदों का प्रभाव कम हो गया। सभा समिति पर राजा का अधिकार हो गया। अब स्त्रियां सभाओं में भाग नहीं ले सकती थी। उत्तर वैदिक काल में जनपद राज्यों का प्रारंभ हो गया। न केवल गोधन वरण भूमि पर अधिकार करने के लिए युद्ध होने लगे। साम्राज्यवाद का आदर्श लोकप्रिय होने लगा। प्रदेश का सूचक राष्ट्र शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजतंत्र के विभिन्न राजाओं का देवीय गुण प्रदान करने के लिए विशिष्ट यज्ञों का संपादन किए जाने का उल्लेख है। साथियों, यह थी एक जानकारी वैदिक युग के अंतर्गत राजनीतिक संगठन की। वैदिक युग की आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय इतिहास ध्यान रखें, वैकल्पिक विषय के लिए भाग 2 अवश्य सुनें।